बिहार में चुनाव है, लेकिन 2024 के बाद से उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में है। एक तरफ अखिलेश यादव एक एक करके तमाम जातिगत समूहों से मुलाकात कर रहे हैं, एक एक वोट की परवाह कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्लामिक राजनीति कटो बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं जैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहीं मायावती ने भी एक रैली करके एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बसपा काडर को ये उम्मीद दी है कि बसपा वापस जग गई है। और इन सब के बीच जब 1 जुलाई को एक बार फिर से अखिलेश यादव के जन्मदिन के बाद जब दूसरा जन्मदिन आया, तब एक और पोस्टर लगा कि 27 के सरदार और 27 के सत्ताधीश। तो क्या 2027 में अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे? आज मुद्दे की बात में हम इस पर बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान टाइम की कंसल्टिंग एडिटर और अखिलेश यादव विंड ऑफ चेंज समेत कई किताबों की लेखक सुनीता एरन जी। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक का। थैंक यू। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, क्योंकि मैंने 1 जुलाई बोला और वो बोलते वक्त मुझे याद आया कि दो जन्मदिन मनाते हैं, 3 जुलाई या वो दो जन्मदिन मनाते हैं अखिलेश यादव। तो कौन सा वाला सही जन्मदिन है, क्योंकि आपने उनके ऊपर किताब भी लिखी है? मैंने किताब में जुलाई की डेट दी है। तो वजह क्या वैसे है ये? नहीं, देखिए, अब वही जुलाई की डेट उनकी चल रही है और सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह में भी जुलाई है। तो और वैसे पुराने ज़माने में पेरेंट्स को याद कहाँ रहता था कब बच्चे हुए, तो जब एडमिशन हुआ तब जन्मदिन हो गया। तो जुलाई ही मानी जाती है उनकी डेट। अक्टूबर में मना रहे हैं, इसलिए मैंने ये बोला। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो पूरी बातचीत जो मैंने एक तरीके से इस प्रोग्राम का इंट्रो दिया कि क्या आपको लगता है कि 27 में अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे? खासकर 2024 के बाद सपा को भी ज़्यादा उम्मीद लगती है और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी ज़्यादा उम्मीद है कि वो इस बार वापसी कर पाएंगे। आप इसको कैसे देख पा रही हैं? देखिए, अगर आप सिंपल डेटा की तरफ देखें और 2024 की तरफ देखें, तो उस समय अलायंस अखिलेश और कांग्रेस प्लस एनडीए, उनका जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस था वो खाली 2 या 3% का था। और सीटें उनकी ज़्यादा आई थी और बीजेपी का कम आई थी। उसको देखते हुए तो लगता है कि वो एक बहुत अच्छी फाइट देंगे। ये कहना कि वही सीएम बन जाएंगे, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है, क्योंकि वो फाइट बहुत अच्छी देंगे और बन भी सकते हैं। पर खाली चुनाव आप कागज़ों पे बैठ के जो गणित करते हैं उससे नहीं होता है। उस समय क्या मुद्दे बनते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप 2024 का देखें, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और मायावती जी बिल्कुल कैंपेनिंग कर नहीं रही थी। उन्होंने बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे कोई भी स्टेटमेंट वगैरह नहीं दिया था। तो उनका जो एक वोटर है जो कि उनको 19 या 20% मिला था जब उन्होंने अलायंस करा था 2019 पे, वो गिर के 9% पे आ गया था, 9.5% के आसपास, अगर मुझे याद है। जी, करीब करीब 10%। हाँ, 10% के आसपास आ गया था। तो वो एक सारा वोट जो था वो वहाँ शिफ्ट हुआ और फिर उसके बाद जो एक और वोट जो बेनिफिशियरी वोट होता है, जो लोअर कास्ट का वोट होता है, वो पीडीए फॉर्मूले से बहुत अट्रैक्ट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पीडीए टुगेदर, ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं विनिंग फॉर्मूला हो गया था। 2027 में क्या मुद्दा बनेगा वो देखने की बात है, क्योंकि कटोगे बटोगे तो 2024 में नहीं चल पाया। अगर आप देखें कि एक सेक्शन ऑफ वोटर्स है, वो कटोगे बटोगे से नहीं इन्फ्लुएंस हुआ। वो एक आप कह सकते हैं एक वोट बैंक बन गया है। बीजेपी को उसको बढ़ाना पड़ेगा रिपीट परफॉर्मेंस के लिए। वो अब देखिए उस समय क्या मुद्दे बनते हैं, क्या होगा, बट कटोगे बटोगे खाली काफी नहीं होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, चूंकि कटोगे बटोगे की बात हो रही है और आपने हाल फिलहाल में बिहार चुनाव को लेकर भी एक विश्लेषण लिखा है। बिहार की मैं आज की बात कर रहा हूँ, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और नीतीश कुमार ने, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का एक चेहरा घोषित किया। तेजस्वी को सीएम बनाया और डिप्टी सीएम को मुकेश सहनी के लिए घोषित किया। और उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड हो, बीजेपी हो, ये कह रही है कि जिनके 2% वोट है उन्हें लड्डू मिल रहा है और जिनका 18% 20% है उनको कद्दू मिल रहा है।
अब एआईएमआईएम समेत जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल, और आप उत्तर प्रदेश में ओवैसी को आप देख ही रही हैं, वहां पर भी एक गठबंधन बन गया है चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी का। क्या ये सब मैं इसलिए पूछा क्योंकि आजम खान की नाराजगी भी उसमें एक एपिसोड है। क्या मुसलमान, अगर मैं पीडीए में से अल्पसंख्यक की बात करूं, क्या वो अखिलेश यादव के साथ उसी तरीके से आपको इंटैक्ट नजर आ रहा है अभी भी जैसा 2024 में था, या आपको लगता है कि ये सब कुछ अगर इस तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो छिटक जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोट है एआईएमआईएम, कोई पहली बारी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद और छोटी छोटी पार्टियों के साथ उनका पहली बारी नहीं होगा। सो वो तो बिहार में उन्होंने करा है, और यहाँ पे जी। भी देखते हैं आगे चल के क्या होगा। आजम खान साहब का जो इन्फ्लुएंस है वो एक छोटे से मतलब आप कहिए कि ठीक है, एक वो मुस्लिम नेता हैं, बड़ा चेहरा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बट धीरे 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 उनका इवन जो आपका वेस्ट यूपी का एक एरिया है रामपुर के आसपास का, उस पे भी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया और उनका जो एक तरीका रहा है। तो मुस्लिम्स, देखिए मुस्लिम्स का ये है कि उन्हें बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के लिए आज की तारीख में अखिलेश और कांग्रेस मिलकर एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन उनको दिखाई देता है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम्स अलग होंगे अलायंस से, वो अलायंस के साथ रहेंगे। अगर कांग्रेस और अखिलेश अलग होते हैं तब वो थोड़ा सा फर्क हो जाता है, बट अभी से वो साफ दिख रहा है कि दोनों लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पे कोई डिफरेंसेस ऐसे शुरू में नहीं होंगे जैसे बिहार में महागठबंधन की आपने बात करी। वहाँ बिहार में तो अलग ही बात है ना, इसमें नीतीश कुमार नाराज है, उनका चेहरा अभी तक अनाउंस बीजेपी ने नहीं किया है क्योंकि वो महाराष्ट्र फॉर्मूला लाना चाहते हैं। तो तेजस्वी का अनाउंस होने के बाद प्रेशर एनडीए पे पड़ा है, बट यहाँ पे क्लैरिटी है कि अगर अलायंस जीतती है तो अखिलेश बनेंगे, तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है मायावती की, जो आपने शुरू में करा। मैं मायावती पे सवाल लूंगा, लेकिन चूंकि आपने आजम खान का जिक्र किया है, आपने जो यूपी तक के साथ एक अच्छी लंबी बातचीत है आपकी पॉडकास्ट में, उसमें आपने ये कहा कि एक तरफ आजम खान और एक तरफ अमर सिंह, मुलायम सिंह, दोनों लोगों को साथ लेते थे। जो दर्शकों ने नहीं देखा है, मैं उनसे ज़रूर अपील करूंगा कि आप यूपी तक पर जाकर पॉडकास्ट देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको यादव परिवार और उसकी राजनीति के बारे में ज़रूर मिलेगी। तो सुनीता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आजम की बातचीत या उनसे मुलाकात होना अखिलेश यादव का, और उसके बाद भी उनकी बयानबाजी, क्या वो नाराज हैं या वो बार्गेन कर रहे हैं? क्योंकि कोई बहुत डिकोड नहीं कर पा रहा आजम खान को, क्योंकि जब भी आप डिकोड करने की कोशिश करते हैं वो कुछ नया बयान या कोई नए किस्म से वो बातचीत कर लेते हैं। क्या वो नाराज हैं, बार्गेन कर रहे हैं, या आपको ये लगता है कि जो बहुत चर्चा है कि वो कोई अलग पार्टी बना लेंगे, बसपा को लेकर तो उन्होंने नकार दिया है, आप आजम खान की नाराजगी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आजम खान साहब ना तो जैसे शुरू में आया कि उनको इसलिए रिलीज करा गया है कि वो आके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को डैमेज करे, जी। ना वो बीएसपी के साथ चल सकता है क्योंकि दोनों मर्कुरियल स्वभाव है दोनों का। मायावती जी का जो स्वभाव है और आजम खान का जो स्वभाव है बड़ा क्लैश करता है। किसी भी प्रेशर में, कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, वो मायावती के साथ नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है कि वो क्या अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी पार्टी बना के भी वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो देख चुके हैं पहले भी जब वो मुलायम सिंह से अलग हुए थे, जब कल्याण सिंह जी के साथ एक अलायंस करा था मुलायम सिंह जी ने, तब वो अलग हो गए थे। तो आजम खान को पता है कि वो अलग पार्टी बना के भी कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी, कंसिडरिंग हिज एज, उनकी हेल्थ जो है, और उनके परिवार में आजम खान ही आजम खान है, उनके बेटे का उतना होल्ड नहीं है। वो रहेंगे, मेरे को ये लगता है वो रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। वो इस तरह की बयानबाजी पहले भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। हो सकता है छोटी मोटी बार्गेनिंग कर रहे हों, कुछ टिकट को लेके कर रहे हों कि किसको देना है किसको नहीं देना है, और समाजवादी पार्टी ने जनरली उनके विश को एक तरह से कहना चाहिए वो मानते रहे जब तक मुलायम सिंह जी रहे हैं। बट अखिलेश यादव ने एक और मुस्लिम लीडरशिप, यंग लीडरशिप को तैयार करी है, जैसे इकरा
हसन है, जी बाकी और लोग हैं जो बड़े एक्टिव भी हैं और जो एक दूसरी राजनीति कर रहे हैं, जो कि सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत वो बार्गेनिंग की कोशिश करेंगे और एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, बट कितना सक्सेसफुल होंगे आज की समाजवादी पार्टी में, अगर उन्होंने जैसे राहुल के लिए भी एक स्टेटमेंट दे दिया, बिल्कुल। मुझे डाउटफुल लगता है। वो मुझे डाउटफुल लगता है कि जैसे वो मुलायम को एक तरह से आप कह लीजिए, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ब्लैकमेल, बट तैयार कर लेते थे एक अपनी उससे। वो आज की जो वो है समाजवादी पार्टी जो अखिलेश की लीडरशिप में है, वो इतनी जल्दी प्रेशर में नहीं आएगी, क्योंकि यूटिलिटी भी नेताओं की एक हद तक होती है, उसके बाद तो कम हो जाती है, बट वो एक इज्जत है उनके लिए, तो वो ज़रूर रहेगी। ये जब आप ये बात कह रही हैं तो मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि जो प्रचार मतलब स्टार प्रचारकों की लिस्ट बिहार के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की है, शायद आपने भी देखी होगी, उसमें आजम खान का भी नाम है, और उसमें अगर आप मुस्लिम चेहरों को देखें तो उसमें अफजाल अंसारी भी हैं और इकरा हसन भी हैं। तो एक तरीके से जो आप बात कह रही हैं कि एक नई लीडरशिप जो है वो आपको उसमें भी दिखेगा, और आपको यादव परिवार में सिर्फ 3 नाम नजर आएंगे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव इसलिए भी क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, जो हम बात कर रहे थे उसमें एक सवाल ये है कि आपने चूंकि शुरू में ये कहा कि कटोगे बटोगे नहीं चला 2024 में नहीं चला, वो बीजेपी को उसको आगे सोचना पड़ेगा। लेकिन जब हम आजम खान की बात कर रहे हैं, जब हम बात पश्चिम की कर रहे हैं, तब अखिलेश के सामने भी एक चुनौती है। 2022 में जब वो लड़ रहे थे तब उनके साथ जयंत चौधरी थे। पश्चिम में कोई बहुत बड़ा गठबंधन अखिलेश के पास नहीं है, कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का क्या बेस है वो आप समझती हैं। एक प्रयोग जो बीते दिनों में देखा है कि अखिलेश यादव लगातार गुर्जरों पे फोकस करते नजर आ रहे हैं, और ये तब वो कर रहे हैं जब ये माना जाता है कि गुर्जर जो है मुख्य तौर पर बीजेपी को वोट करता है। आपको लगता है कि पश्चिम यूपी, जहां पर संभल भी एक प्रयोगशाला बन रही है, जहां पे बरेली भी एक प्रयोगशाला बन रही है हिंदुत्व की राजनीति की, वहां पर ये गुर्जरों की पॉलिटिक्स या अखिलेश जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस नवंबर में 9 तारीख को एक बड़ी रैली भी कर सकते हैं वो दादरी में, आपको लग रहा है कि ध्रुवीकरण तोड़ पाएंगे अखिलेश यादव? क्योंकि पूर्वांचल बहुत चुनौती नहीं रही है, पश्चिम ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है अखिलेश के लिए। बट अगर आप पिछले इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर वेस्ट यूपी में ठीक किया था। देखिए, जयंत चौधरी अभी तो हैं एनडीए में, मेंबर हैं उनके, बट वो कई बारी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा योगी के फेवर में नहीं हैं। उन्होंने कई बारी अपनी नाराज़गी जताई है, क्योंकि अगर जयंत चौधरी को जाटों के साथ मुस्लिम सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो कुछ भी नहीं रह जाते। देखिए, जो उनके जो चरण सिंह ने किया था कि कई कास्ट को साथ में लेकर आए थे, वो अब खाली सीमित हो गया है जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे। और जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए तो उस समय मुस्लिम्स को अच्छा नहीं लगा था, तो ये, और इवन जाटों को भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था उस समय, पर उन्होंने कुछ सीटें जीती थी क्योंकि एक कॉम्बिनेशन था उस समय का। देखिए, वेस्ट यूपी में डेफिनेटली योगी जी ने काफ़ी कोशिश करी है, और कटोगे बटोगे सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल होगा या इसका उनको फ़ायदा मिलेगा वो वेस्ट यूपी में मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो कॉम्पोजिशन है, मुस्लिम आबादी काफ़ी है। और आप अगर देखें तो सारे जितने इश्यूज उठाए गए हैं, जैसे लव जिहाद हो या और इशू जो हुकुम सिंह जी हलाल ने प्रोडक्ट या जैसे सारे हलाल, वो सारे वहीं पे उठाए गए, क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मुजफ्फरनगर के राइट्स के बाद एक डिवीजन पैदा हो गया था। पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। जैसे उन्होंने पिछली बारी मेरठ में एक बीएसपी के बहुत प्रोमिनेंट फेस को, जी एक दलित लेडी को खड़ा योगेंद्र वर्मा की पत्नी को, या योगेश तो वर्मा जी, या तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ढंग से कर लिया तो वो डेफिनेटली कर पाएंगे। ये ज़रूर है कि योगी जी का पूरा कंसंट्रेशन इस समय वेस्ट यूपी है। और मुझे कई बार याद आता है कि किस तरह से काशीराम जी भी कहते थे
कि शुरुआत हम जो लैब है हमारा वो यूपी है एक्सपेरिमेंट का, और वेस्ट यूपी उसका मेन है। तो डेफिनेटली एक बहुत टफ कंटेस्ट होगा। पर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं ये नहीं कह सकती कि वो बिल्कुल आपने जो वर्ड यूज़ करा कि उसको वो पेनिट्रेट कर पाएंगे जिस तरह का वो योगी जी इस समय कर रहे हैं। पर एक अच्छी आप कह सकते हैं एक फियर्स कॉन्टेस्ट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप मुस्लिम आबादी को बाई इलेक्शन में वोट ना करे ये आप इंश्योर कर सकते हैं, बट एक जनरल इलेक्शन में मुश्किल होता है। तो इतनी बड़ी आबादी है, और फिर दलित भी हैं, उसके बाद गुर्जर भी हैं और कास्ट भी होती हैं। तो कैंडिडेट सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। पहले आपने बात की योगी आदित्यनाथ के जिसकी चर्चा आपने शुरू में भी की कि उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा सवाल यही है कि 2024 में जो आप भी कहते हैं कि 2024 में राम मंदिर तो सफल नहीं हुआ, या बटोगे तो कटोगे सफल नहीं हुआ है, एक रहोगे नेक रहोगे तो सेफ नहीं हुआ, और खासकर योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर एक जाति विशेष का भी नैरेटिव एक गढ़ रहा है विपक्ष। बीजेपी का प्लान आप क्या देख पा रही हैं? मैं अगर बात करूं, क्या वो इस भरोसे हैं कि अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी के साथ जो उनका अपना एक होता है कि जातियों का गुलदस्ता बना के उसके ऊपर एक हिंदुत्व का नैरेटिव चढ़ा के वो उसको ले आएंगे, या आपको लग रहा है कि कुछ आगे सोचने की जरूरत है और बीजेपी वो सोच पा रही है कि आप वो देख पा रही फिलहाल की राजनीति में? देखिए, बीजेपी हर इलेक्शन ना एक वॉर की तरह लड़ती है जी। और उसकी तैयारी शायद उन्होंने अंदर ही अंदर अभी से शुरू भी करती होगी, जो कि विजिबल नहीं है। उसमें आरएसएस का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो पन्ना प्रमुख बना दिए, वो एक एक गांव में जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। पर अभी दो चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा बीजेपी को देखना पड़ेगा। जो एक आपने बात करी कि योगी जी की जो एक कहना चाहिए प्रो राजपूत पॉलिटिक्स है। अगर आप वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी में ही सबसे पहले राजपूत का एक वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और वहीं से आवाज़ उठी थी। और आगरा में जो करनी सेना है उसने सुमन के घर पे को वैंडलाइज किया था। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें, अगर राजपूत पॉलिटिक्स का आप देखें तो उसका सबसे ज्यादा जो दिखा वो वेस्ट यूपी में दिखा था, और बाकी यूपी में तो लोग कहते ही हैं। अब बात आती है ब्राह्मण वोट्स की। अब बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेनिफिशियरी वोट तो कम होगा। ये पीडीए जो है ये फॉर्मूला अब वो एक राशन खाली लोगों को खुश नहीं करेगा। देखिए, होता ही है ना कि 5 किलो राशन मिला तो आदमी चाहता है 10 किलो मिले, 10 किलो के बाद कुछ। पर बीजेपी के दिमाग में क्या है, वो क्या और नया ऑफर करने जा रहे हैं, ये अभी जानना मुश्किल है। क्योंकि वो तो जब समय आएगा तब वो उस समय विमेन के लिए कोई स्कीम लेकर आ जाएंगे या यूथ के लिए। समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यूथ है, यंग लीडरशिप है, जो कि बिल्कुल भी जो बटोगे कटोगे वाला जो नारा जो आप फेल नहीं कह सकते, उसने कोई सरप्लस वोट नहीं दिलाया। बीजेपी का जो एक हार्डकोर वोट है वो मिला, या योगी जी की जो एक इमेज है फाइब्रेंट लीडर के हिंदुत्व की, जो हिंदुत्ववादी जो वोटर है वो तो मिला, बट सरप्लस वोट नहीं मिला, जो कि आपका विनिंग वोट होता है वो नहीं मिला उनको। तो इस समय आज की तारीख में किस तरह से यूथ को लिए इनके पास क्या है आंसर, क्योंकि आप देखें 2024 में यूथ ही सबसे आगे था। अखिलेश और राहुल की रैलीज में वही सबसे ज़्यादा आ रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उसका कोई काउंटर बीजेपी के पास है। अभी योगी जी कई स्टेप्स ले रहे हैं कि हम क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, या वो कुछ डोल्स जो होते हैं आप देने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या स्कीम लाते हैं। रहा जाति कॉम्बिनेशन की जो बात करी, ब्राह्मण बहुत नाराज है। ब्राह्मण को ये लग रहा है कि हम थोड़ा सा साइडलाइन हो गए हैं। लोगों का मानना ये है कि मायावती मुस्लिम से ज़्यादा ब्राह्मण पे फोकस कर रही हैं। पर मेरी गट फीलिंग है
कि ब्राह्मण कितना भी नाराज हो जाए वो अपनी टिकटें ज़्यादा ले लेंगे, बट बाय एंड लार्ज वो या तो बीजेपी को देंगे या घर पे बैठ जाएंगे। दोनों राजपूत और ब्राह्मण्स का ये है, या तो बीजेपी को देते हैं या घर पे बैठ जाते हैं। तीसरा, इनका जो वोट है बनिया, जो बनिया वोट है वो बहुत छोटा वोट है, बट वो एक माहौल बनाता है। मार्केट में माहौल जो बनता है वो बनिया वोट बनाता है। वो थोड़ा सा जीएसटी चेंजेस के बाद थोड़ा सा एक तरह से कह दीजिए थोड़ा सा, अगर खुश नहीं है पूरा तो वो उतनी नाराजगी भी नहीं है उनकी, और वो भी बीजेपी के साथ रहेंगे। उनका नुकसान होगा जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड वोट्स हैं, वो या बैकवर्ड वोट्स हैं, वो कितना अखिलेश ले जाते हैं, कितना मायावती वापस ले जाती हैं, ये देखना पड़ेगा। अभी मायावती को आप वो एक फैक्टर उभर कर आ रही हैं जो कि डायरेक्ट फाइट थी। आपने कहा अभी मायावती पे बात करेंगे, बट जो हाँ, मैं डायरेक्ट इसके फाइट बाद थी, ही आपसे पूछ तो उन्होंने कर दी, और उसके बाद ये भी हुआ कि उन्होंने बीजेपी का आभार जताया। मतलब भीड़ बहुत आई और उसकी खूब चर्चा भी हुई कि जिस तरीके की भीड़ आई। तो आप देख पा रही हैं मायावती के इम्पैक्ट को, जो आप कह रही हैं? हाँ। सबसे पहले तो मायावती का सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी इशू है। मायावती अगर ये क्लियर हो जाए लोगों को कि यस शी मीन्स बिजनेस, अब वो फिर से दोबारा आ रही हैं, तो उनके पास जो उनका जाटव वोट है, जो कि 11-12% है, 10-11% है दलितों में, वो देखिए 24 में भी उनको बिना कुछ किए 9% और 10% के आसपास मिल गया था। वो लार्जली जाटव वोट था जो मायावती को छोड़ नहीं पा रहा है, वो मायावती के साथ रहे। वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चले गए होंगे या मेरठ में चले गए होंगे, पर वो अधिकतर मायावती के साथ रहे हैं। और मायावती का जो पॉलिटिक्स है वो कार्डर बेस्ड है। वो जिस तरह की प्लानिंग करती हैं, अंदर ही अंदर जो मैसेजिंग होता है उनका, वो बहुत अमेजिंग है। पर अभी वो कितना सीरियसली 27, हो सकता है वो सीरियसली इसलिए लड़े कि उनको लग रहा है कि एक हंग हाउस आएगा, अगर वो भी आ जाएंगी तो एक हंग हाउस आएगा, और हंग हाउस में उनको कह सकते हैं एक फ़ायदा मिल सकता है। बीजेपी ने पहले भी सपोर्ट करा है, फिर सपोर्ट कर सकते हैं। उनको कुछ तो दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ी एक्टिव हुई हैं, और जो उनका डर था, जो कहा जाता था कि उनके ब्रदर को क्वेश्चनिंग के बाद, समन्स के बाद वो थोड़ा सा डल हो गई थी। तो मायावती को या तो हंग हाउस दिख रहा है कि भाई हंग हाउस होगा उसमें हम बार्गेनिंग कर लेंगे, बट अभी तो वो बिहार पे कर रही है। जो उन्होंने आकाश आनंद को दोबारा से एक्टिव हाँ करा है, जी। वो एक बड़ा मूव है, क्योंकि आकाश आनंद को अगर फ्रीडम मिल जाए तो वो वही भाषा बोलते हैं जो कि दलित सुनना चाहता है, जो मायावती अब नहीं बोलती हैं। रहा उन्होंने योगी को, देखिए मैंने उनकी स्पीच ध्यान से सुनी थी, उन्होंने बीजेपी की तारीफ नहीं करी थी। उन्होंने कहा था योगी जी ने हमारे मेमोरियल्स का ध्यान रखा, पर जितना उनको बीजेपी पे अटैक करना चाहिए था, क्योंकि इस समय दलितों पे इतना अत्याचार हो रहा है, दलितों के इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाला इशू अभी भी है, कोटा वाला इशू अभी भी है, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने खाली टारगेट किया समाजवादी पार्टी को। अब उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे वो अटैक नहीं करती हैं तो उनका वोट बैंक उन्हीं की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है। आप देखिए ना, जो क्लैश होता है वोट बैंक्स का, वो जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस और मायावती के वोट बैंक का होता है। और अगर कांग्रेस दलितों का वोट बैंक लेने में एक तरह से सक्सेसफुल हो जाती है तो देन इट बिकम्स अ परमानेंट लॉस फॉर मायावती, क्योंकि पहले दलित कांग्रेस को सपोर्ट कर चुके हैं। और मैंने कई दलितों से बात की थी 2024 में, तो उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस साथ में है। उनका एक ये भी आर्गुमेंट था। तो और नहीं, आप मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आप चूंकि बात करें कि राहुल गांधी जो है वो एक्टिव दिख रहे हैं, मायावती भी एक्टिव है, लेकिन राहुल गांधी आप देखिए कि हरिओम वाल्मीकि से मिलना हो, वो आ जा रहे हैं फतेहपुर। अभी हाल फिलहाल में लखनऊ में काकोरी में दलित बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, तो
मैंने बहुत कम देखा कि नेशनल कांग्रेस जो है, यूपी कांग्रेस तो पोस्ट करती है, नेशनल कांग्रेस से उसको पोस्ट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। मांझी को टिकट नहीं मिला बिहार में, लेकिन मांझी का घर बनवा दे राहुल। क्या राहुल गांधी को लेके एक तरीके से स्वीकारोक्ति बढ़ रही है दलितों के अंदर, ये आप पा रही हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दलित और मुस्लिम्स दोनों में एक थोड़ा सा है, पर बात वही है कि कांग्रेस इतनी वीक है। कहते हैं ना कि जो आपके यंग ऑडियंस होगी उनको शायद इतना याद नहीं होगा या पता नहीं होगा कि कांग्रेस के पास जो वोट बैंक था वो दलित मुस्लिम ब्राह्मण्स का था। और एक ये बात कही जाती है बार बार, आई डोंट नो, शायद आपने भी कितनी बार ये सुना होगा कि एक वोट बैंक वापस आ गया तो फिर ये दूसरे वोट बैंक को भी अट्रैक्ट कर लेंगे। ये मुस्लिम विल बी द सेकंड वोट बैंक जिसको वो अट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इसलिए उनका फोकस दलितों पे। देखिए यहाँ पे एक समझदारी भी है, दलित जो वोटर है वो उतना यादव लेड पार्टी पे नहीं जाएगी जो हमारे इधर के सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, पर कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हो सकती है। तो ये जो कर रहे हैं वो उनका आई थिंक फोकस ये है कि हम पहले दलितों को अपने साथ कर लें, फिर उसके बाद हम आगे और वोट्स को अपने लाने की कोशिश करें। बट प्रॉब्लम कुछ और है, कांग्रेस, राहुल गांधी तो बहुत कुछ करते हैं, उससे एक दलितों में एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, पर उनका काडर अभी इन लोगों ने कुछ मीटिंग्स करना शुरू करी हैं एट वेरियस ब्लॉक लेवल पे, ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। इनको बहुत ज़रूरत है लोगों की, एक काडर की जो कि कमिटेड हो, जैसे कि मायावती के पास है या अखिलेश के पास है आज की तारीख में, या बीजेपी के पास है। वो काडर कांग्रेस के पास मिसिंग है, और वही प्रॉब्लम उनकी बिहार में होगी। और खाली एक सिंबॉलिक चेहरे बैठाने से राजनीति नहीं हो सकती है। जैसे उन्होंने बिहार में एक दलित को प्रेसिडेंट बनाया है, वो काफ़ी नहीं है। वहाँ पे देखना चाहिए पासवान ज़्यादा हैं, तो पासवान के अलावा जो दलित हैं, पासवान तो जाएंगे चिराग के साथ, जो बाकी दलित रविदास हैं के करीब, जिनसे वो उन्होंने बनाया, राजा राम जो हैं कांग्रेस के प्रदेश जी। जी जी जी, तो वो थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, बट कार्टर को वोट डालना पड़ता है ना, रैली हो जाती है, फिर उसके बाद जो वोट डालने की मेहनत होती है वो कार्टर करता है। वो कांग्रेस को अपना एक्टिव करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, बोथ बिहार और, बट देखिए बिहार का बहुत असर यूपी के इलेक्शन पे होगा। अच्छा, बिहार में क्या होगा, अगर आप कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से देखें और बीजेपी की राजनीति के हिसाब से देखें, उसका जो कहते हैं ना, एक डायरेक्ट बेयरिंग होगा यूपी में, एक मैसेज आएगा। अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो यहाँ पे कांग्रेस को एक उम्मीद हो जाएगी, क्योंकि बहुत जिले मिले हुए हैं बिहार और यूपी। तो आप जानते होंगे कि बिहार कितना बनारस आता है, वहाँ पे काम करते हैं और पप्पू की चाय वाले के पास खड़े होते हैं और सारी बातचीत होती है। तो बिहार और यूपी में एक दूसरे का असर बहुत होता है। अखिलेश भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि एक यादव वोट है, कंसोलिडेशन का बात है, तो क्योंकि उनके एक भाई अलग हो गए हैं तेजस्वी के, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बिहार का। आप देखेंगे इम्पैक्ट। और बीजेपी अगर बहुत अच्छा कर लेती है तो ये जो एक चैप्टर है 2024 का, उसको एक एबरेशन की तरह लोग लेने लगेंगे। पर अगर बीजेपी उतना अच्छा नहीं करती है तो वो कंटिन्यू, वो काउंट हो जाएगा कि 24 के बाद बिहार और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश। देखिए पॉपुलैरिटी लेवल तो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना। आप जैसे आप सोचते हैं कि कोई नेता 2014 में आए हो, फिर 2019, 2024, आप देखें एक वोटर्स फिटिंग होता है। और अगर आप, ये तो बीजेपी ने चेंज कर दिया, नहीं तो आप इलेक्शन रिजल्ट्स उठा के देखें तो एवरी 10 ईयर्स में, 9-10 साल में, या तो नेता बदला है या पार्टी बदली है जी, क्योंकि एक वोटर फिटीग हो जाता है। आपके वही प्रोग्राम्स हैं, कोई नई चीज नहीं है, तो फिर थोड़ी सी तो पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। तो अब जैसे योगी जी हैं, एक उनका एक वोट बैंक बन गया है, उनकी एक यूटिलिटी बिहार में भी है, पर उसके आगे क्या है, उस वोट बैंक के अलावा क्या है, उनको भी तो सोचना पड़ेगा ना। मेरा एक हार्डकोर जो हार्डलाइनर्स का वोट बैंक बना है, उसके ऊपर मैं क्या लेकर आ रहा हूँ।
जब तक वो बिल्कुल। वो नहीं लाएंगे तब तक तो फिर वो वहीं रहेंगे जहाँ पे हैं। बिल्कुल हम ये ज़रूर देखेंगे कि बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, और हम आपसे लगातार आगे भी यूपी तक पर इस तरीके की चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज की बात में इतना ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका, और साथ ही साथ आप सभी दर्शकों का आभार। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।